सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आखिरकार वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से खिताब किया। इसके हवाले से खबरें पहले ही आ रही थी और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके बारे में उन्होंने खुलकर बात की है और ख़ास तौर पर उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि किस तरह वो इस मामले को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है इसको आलमी सतह पर किस तरह से वो उठाएंगे और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा कि कहीं भी ऐसा बुरा अमल ना हो सके। इसी तरह से उन्होंने जो खदशात थे उनके हवाले से भी बात की है। साथ उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक को हम साथ मिलाएंगे और फिर यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा में इस मामले को उठाया जाएगा। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे और फिर साथ ही जो सियासी मामलात चल रहे हैं जिनमें जहांगीर तरीन साहब वाला ग्रुप काफ़ी एक्टिव हो रहा है। अब तो राजा रियाज का लहजा कुछ धमकी आमेज़ भी होता चला जा रहा है, इसकी बात होगी। शौकत तरीन आ गए हैं, मामलात उन्होंने संभाल लिए हैं, क्या अब मुल्क में कोई बेहतरी आएगी? और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो कुछ होने जा रहा है बाकी अब इस दफ़ा फिर उनकी जायदादें बिक जाएंगी और दोबारा वो जब वापस आएंगे तो वो छीनेंगे नहीं। नैब बड़ी तेज़ी से उनके पीछे जा रहा है, इस सब पर हम बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर उगर साहब मेरे साथ हैं। असद खरल साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया है, यकीनन एक मुश्किल वक्त में ये खिताब है, तो इसको एक जुर्रतमंदाना आप कदम कहेंगे और क्या इससे जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल थी, दीनी जमातें जिस तरह से हम देख रहे थे कॉल्स दे रही हैं, खासतौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि जी उनका मौक़िफ़ भी वही है। ये एक बड़ी अजीब बात है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं जो दीनी जमातों का मौक़िफ़ है वही मेरा मौक़िफ़ है, वही पूरी कौम का मौक़िफ़ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी सूरत कोई गुस्ताखी बर्दाश्त की ही नहीं जा सकती। लेकिन अब मसला यह है कि उस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए, शायद इख्तलाफ फिर इस चीज़ पर है। उसामा साहब, मामला ये है कि इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अक़वाम आलम के बड़े बड़े फोरम पर मौजूदा वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया की बात अगर हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी के हवाले से बात हो और पूरे अक़वाम आलम को उन्होंने झंझोड़ा है और पूरा एक चीज़ जो है खुल कर उन्होंने बयान की है। अब मामला ये है वो कि ये कह रहे हैं कि हम और ये जो TLP वाले एक ही पेज पर रहे और एक ही हमारे जो बात है, लेकिन तरीके मुख्तलिफ हैं। इमरान खान साहब का ये कहना है कि अगर हम फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से मुल्क बदर करेंगे तो एक तो उन्होंने कहा कि 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक हैं, क्या किसी और मुल्क जो है उसने ये काम किया? और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अगर हम उनको मुल्क बदर करेंगे सफ़ीर को तो क्या उसकी गारंटी है कि उसके बाद इस तरह की वो गुस्ताखी नहीं करेंगे? और अगर उनको, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं जो उनको समझता हूँ मगरब को, वो ज़्यादा इस चीज़ को आज़ादी ज़ाहिर राय के नाम के साथ जोड़कर इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। तो मामला ये है कि जिस तरह उनका पहले भी हेड ऑफ स्टेट्स को ख़त लिखे, अब भी वो कह रहे हैं कि पूरे मुस्लिम उम्मा को इस हवाले से एक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए कि ताकि इन फ्यूचर ये वाक़यात ना हों। और ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के जो 50 से ज़ायद इस्लामी मुल्क हैं जहाँ पे मुसलमान बसते हैं, हर मुसलमान जो है उनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल धड़कता है और हर चीज़ से ज़्यादा उनको प्यार है अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अब मामला ये है कि ये जो कह रहे हैं कि मामलात, अब देखें ना, इसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप जो आए सामने 380 से ज़ायद मुख्तलिफ नंबर जो हैं वो पकड़े गए, जो इनिशियल इसका एनालिसिस किया गया। फिर जो ट्वीट्स किए गए उसके अंदर तकरीबन 40 बल्कि बहुत ज़्यादा जो ट्वीट्स थे वो इंडिया की जानब से मखसूस जो लोग हैं जिनकी जानब से कोशिश की गई कि इंतशार फैलाने के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर अनारकी पैदा करने की कोशिश की गई। फिर इस तरह जिस तरह फजल रहमान साहब जो है उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया। नून लीग जो है उसने इस मामले के अंदर जो है उसने भी अपना हिस्सा डाला बिहाइंड द सीन। अब मामला ये है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो सारे मसाइल पैदा हुए, इसमें जितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस वाले जो लोग शहीद हुए हैं और भी इसमें जो भी लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये हुकूमत जो है अब जो इकदाम करने जा रही है और तीसरा राउंड जो 10 बजे रात को हो रहा है, अगर ये पहले ही कर लिए जाते तो शायद इस तरह आवाम के जानो माल जो है उसको जो नुकसान हुआ, जो सरकारी अमलाक को नुकसान हुआ, जो पूरे मुल्क के अंदर एक लोग जो है वो परेशान हुए, तो ये हुकूमत को पहले से ये काम करना चाहिए था।
बिल्कुल ठीक है असद खरल साहब, यही बात मैं आगे बढ़ाता हूं। बाबर डोगर साहब, अब क्या हो रहा है? अब भी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मामला उम्मीद कर रहे हैं, पूरी कौम दुआ कर रही है कि बेहतरी की तरफ जाएं। तो ये पहले ही इस तरह से बड़ों को बिठाकर दोनों तरफ से दीनी जमातें साथ होती और तमाम को शामिल करके बताया जाता है कि अगर देखिए, अगर आप इस तरह करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा, ऐसे करेंगे तो अभी भी तो बैठकर कोई एक तय होगा आपस में कुछ ना कुछ। तो ये पहले ही कर लिया जाता तो ज़्यादा बेहतर नहीं था। और दूसरा ये कि अब इमरान खान साहब ने जिस तरह कौम से खिताब किया है, अपना लाहेमल दिया है, आपकी नज़र में क्या ये लाहेमल काफ़ी है और इससे खदशात दूर हो जाएंगे? क्योंकि जब तक दीगर इस्लामी ममालिक साथ नहीं मिलेंगे, सब जानते हैं, तो ये मामला ऐसे अकेले पाकिस्तान के उठाने से तो उस तरह नहीं उजागर हो सकेगा। उसामा साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे इख्तलाफ था। सबसे पहले तो ये कि 12 अप्रैल का जो स्टेप था, मुझे उससे इख्तलाफ था। इस तरह से स्टेप नहीं लिया जाना चाहिए था। पहले जो मजहबी जमात है उसको डायलॉग करने चाहिए थे, इंगेज किया जाना था, आखिरी टाइम तक उसको इंगेज करते। दूसरी बात यह है कि इसको पार्लियामेंट, सबसे बड़ा फोरम है आपके पास, इसको पार्लियामेंट में लेके जाते। ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जैसे PMLN है, मौलाना फजल रहमान है, ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये इशू पार्लियामेंट में आता तो पता जाता है कौन साथ है कौन इसके मुखालिफ है। पार्लियामेंट में हर कोई पार्टी अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देती, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देती। बल्कि बेहतर होता है कि पार्लियामेंट में इमरान खान ये स्पीच पार्लियामेंट में करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को इसमें इत्मीनान में लिया जाना चाहिए था, बजाय इसके कि कोई भी इस तरह का स्टेप लिया जाता। देखिए, सब हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं सारे, हम सब कलमा गो हैं। हम ये दोनों साइडों से आग लगती है, एक साइड से नहीं लगती। तो ये दोनों तरफ से जो है इसमें जल्दबाजी की गई, इसमें थोड़ा सा स्टांस लिया गया, ये नहीं होना चाहिए था। दोनों तरफ से सोच समझ के चीज़ों को लेके चलना चाहिए था। अच्छा। जो भी इसमें जाने गई वो पाकिस्तानियों की जाने थी, वो सारे कलमा गो थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे। इसमें बाबर डोगर साहब, अब ये भी आ रहा है कि फजलुर रहमान साहब के खिलाफ अब पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी कहा है कि ये किस तरह से जाके फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो ये भी एक मसाइल बन रहे हैं जमातों के दरमियान, अगरचे पीपल्स पार्टी से पहले ही चल रहे थे। तो ये भी मसाइल लगता है पार्टीज के दरमियान, पार्लियामेंट्री पार्टीज के दरमियान भी हो सकते हैं। देखिए, ये तो एक पॉइंट स्कोरिंग किए हुए पार्टी ने, उन्होंने कल बड़ा क्लियरली कहा था कि वो MMA के प्लेटफॉर्म से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका PDM से कोई लेना देना या ताल्लुक नहीं है। फजल रहमान ने ये क्लियर किया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये MMA का है, PDM का नहीं है। तो अब पार्टी जो मर्जी कहती रहे, वैसे भी उनको व्हाट्सएप से तो डिलीट कर ही दिया हुआ है। और अब देखिए, नून लीग चैंपियन बनी हुई है। समझ 1 मिनट है, नून लीग चैंपियन बनी हुई है। जी। नून लीग के राना सना की ना स्टेटमेंट तो निकालने आज से 2 दिन पहले की, कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी इस मजहबी जमात के खिलाफ। उस वक्त तो ये उसके खिलाफ जहर उगल रहे थे, और ये आज जो है ये इनकी एकदम इनकी सिंपैथीज उसके साथ जाग गई हैं। तो समझ साहब, ये सारी पार्टी जो है इनकी ये मुनाफिकत जो है ये भी सामने आई है इस इशू में, कि किस तरह से ये कभी कुछ होती है, मजहबी मामला है, इसको इसी तरह से देखना चाहिए। हाँ, इस पर पॉइंट स्कोरिंग या इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अच्छा असद खरल साहब, ये अब जो मामला सियासत में आ रहा है, इमरान खान के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है, वो जहांगीर तरीन का मामला है। तो ये तो लग रहा है कि अगरचे खबरें आई कि पीछे कुछ बातें हो रही हैं, फवाद चौधरी भी इस तरह की बात कर रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां जहांगीर तरीन साहब की बात कोई सुन ली जाए, अदालतों के वो चक्कर तो लगा रहे हैं। अब राजा रियाज साहब जो उसमें बड़े आगे हैं उस ग्रुप में जहांगीर तरीन के, वो कह रहे हैं कि जी हम मुतालबा कर रहे हैं इंसाफ का इमरान खान से, और अगर यही रवैया रहा तो हम कोई और कदम भी उठा सकते हैं। तो इसका मतलब है ये फिर इस्तीफों की धमकी आ रही है। 40-50 लोग हैं ये। उसामा साहब, इस्तीफे तो आखिरी ऑप्शन होगा, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कहा था कि ये एटम बम होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरह इमरान खान साहब ने सरगोदा में जब वो गए तो उन्होंने अंदिया दिया था कि हाँ वो उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये जो जहांगीर तरीन के साथ जो इज़हार यकजहती लोग कर रहे हैं, जो पार्लियामेंटेरियन हैं। अब राजा रियाज साहब जो है उन्होंने फिर कहा है कि अगर यही रवैया रहा तो फिर हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो मामला ये है कि अल्टीमेटली इसमें भी इमरान खान साहब जो है उनको इनसे मुलाकात तो करनी पड़नी है, और अगर नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे, पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, जो वफाकी हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। तो अब मामला ये है कि बार बार वो इस चीज़ को रियलाइज़ करा रहे हैं इमरान खान साहब को कि आप हमारी बात सुने। आप जहांगीर तरीन साहब जो है उनके हवाले से जो
उनके तहफ़्ज़ात हैं उनको भी सुने, और जो रवैया उनके साथ किया जा रहा है, दीगर जो जितने भी जो शुगर मिल मालकान हैं सब के साथ एक रवैया होना चाहिए। और जो टीम है उसके हवाले से भी वो कह रहा है कि जानबदार होनी चाहिए। वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ये चंद ऐसे लोग जो जिनके बारे में तासर ये है कि वो जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ हैं, उनके ज़रिए जो डिक्टेशन दी जाती है और जो इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इस चीज़ को बंद होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब किस तरह इस सारे मामलात को डील करते हैं, क्योंकि जब तक इनके साथ वो बैठेंगे नहीं, बात होगी नहीं, उस वक्त तक तो ये मामलात इस तरह चलते रहेंगे। और अल्टीमेटली जब इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर कोई भी इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो लिहाजा अब ये सारी जो बातें हैं, ये जो भी इसका अब दारोमदार है वो है वज़ीर-ए-आज़म साहब पर, कि इन चीज़ों को वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं और इन लोगों की बातों को किस तरह लेते हैं, किस तरीके से उनके तहफ़्ज़ात दूर करते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो जारी बात है फिर कोई ना कोई ऑप्शन तो इशारे तो मिल रहे हैं, कुछ इशारे तो मिल रहे हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो खबरें आ रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी से कोई राब्ते वगैरह हो रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के, इनमें किस हद तक सदाकत है? यानी ये दोनों ऑप्शंस खोल रहे हैं या सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं? उसामा साहब, सबसे पहले तो इमरान खान साहब, ये जो आज का इंसिडेंट है या कल जो सारा कुछ हुआ, इसमें शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं। अब उनका कितना रोल था इसमें? इमरान खान साहब को ज़रा अपने जो उनके मशीर हैं, जो उनको मशवरा देने वाले लोग हैं, ज़रा उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए कि ये लोग उनको किस साइड पे लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि बेहतर एडवाइज़र होते तो ये वाला इशू यहाँ तक आता ही ना। इसी तरह जहांगीर तरीन का जो इशू है वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इमरान खान को जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं। उनको जहांगीर तरीन जो है उससे दूर करने की कोशिश की जा रही है। जहांगीर तरीन, इसमें कोई शक नहीं है कि उनका वो पीटीआई का पॉलिटिकल फेस थे। उन्होंने पीटीआई बनाने में, पीटीआई को बड़ा करने में, पीटीआई को इलेक्शन जितवाने में और पीटीआई की हुकूमत बनवाने में आप नाम ले लेते हैं, असद खरल साहब नाम ले लेते हैं, ये जहांगीर तरीन साहब मना क्यों कर रहे हैं नाम लेने से? बाकायदा उन्होंने खाकवानी साहब को, इसाक खाकवानी को रोक दिया कि नहीं, नाम कोई नहीं लेना। उन्होंने कहा कि कौन साजिशें कर रहा है, हमें पता है सब बातें। तो उन्होंने उनको कहा, ये सब मीडिया में सबके सामने है, कि वो नाम नहीं लेने दे रहे। या कोई ऐसा नाम है नहीं, या वो लेना नहीं चाहते? साहब, नाम बड़ा क्लियर है, मैं समझते हैं बड़े मजबूत हैं वो। आप, मेरा ख्याल है कि आप खुद सुनना नहीं चाहते। मैं और असद खरल साहब यहाँ पे 50 दफ़ा वो नाम ले चुके हैं। आजम खान है वो नाम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर। तरीन साहब क्यों नहीं लेते? मेरा सवाल ये नहीं है, मैं तो ये तो कह रहा हूँ कि वो क्यों नहीं लेते। वो ये चाहते होंगे कि इमरान खान खुद रियलाइज़ करें, हम क्यों नाम लें। इमरान खान को खुद पता होना चाहिए कि कौन ऐसा बंदा है जो पार्टी के अंदर डिफरेंसेस फैला रहा है, जो पार्टी को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश कर रहा है, जो पार्टी में इख्लाफात को हवा दे रहा है, जो पार्टी को कमज़ोर कर रहा है। इमरान खान को खुद पता होना चाहिए कि इसके ज़िम्मेदार कौन है, इसके जहांगीर तरीन का एंटी ग्रुप वहाँ पर कौन बैठा हुआ है, कौन उनके वहाँ पर कान भरता रहता है, कौन वहाँ से प्राइम मिनिस्टर हाउस से FIA को डायरेक्शन दे रहा है, कौन जो है वो FIA इमरान खान के बिहाफ पे FIA जो है उसको ऑर्डर दे रहा है कि इनके खिलाफ पर्चे दे दें। प्राइम मिनिस्टर हाउस में कौन बंदा है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के FIRs की कॉपियाँ बना रहा है और उसके बाद FIA के ज़रिए से उनका इंदराज करवा रहा है व्हाट्सएप के ज़रिए से। तो ये चीज़ें अब वो ये चाहते हैं कि इमरान खान खुद रियलाइज़ करें। उनको खुद पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके दोस्त नहीं हैं बल्कि दुश्मन हैं, जो वो नहीं चाहते कि इमरान खान को मजबूत हों, इमरान खान बेहतर परफॉर्म कर सकें, अच्छा परफॉर्म करें, एक टीम के बेहतरीन टीम जो है उसको लेके चलें। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है वो ये चाह रहे हैं कि इमरान खान को खुद रियलाइज़ होनी चाहिए, इमरान खान को खुद पता होना चाहिए, बजाय इसके कि वो नाम लें और ये कहें कि जी फलाना बंदा हमें कर रहा है। ये इमरान खान को वो खुद ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी है कि देखिए, अब ये जो बार बार डेलीगेशन जो है, ये जो बार बार कह रहा है कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उसमें अपनी रिजर्वेशन सामने रखेंगे, उनमें पहली रिजर्वेशन यही है कि वो उस बंदे को आइडेंटिफाई करेंगे, खान साहब इस बंदे को चेंज करें, इस बंदे को यहाँ से निकालें। तो ये पहली डिमांड है, ये पहली डिमांड है कि उस बंदे को वहाँ से निकाला जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा असद खरल साहब, ये जो पीपल्स पार्टी से राबतों की बात हो रही है जहांगीर तरीन के, कोई नई नहीं है, लेकिन ये बात सबको पता है कि राजा रियाज हों, वो भी पीपल्स पार्टी में रहे हैं, सूबाई वजीर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी में माजी में जो रहे वो इनमें शामिल हैं। और बहुत से लोग टीवी पर आकर सबके सामने कह रहे हैं इनमें
मेंबरान हैं जो पार्लियामेंट के कि हम जहांगीर तरीन के साथ चलेंगे, जो वो कहेंगे हम करेंगे। तो इमरान खान की हुकूमत को थ्रेट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। और यही वजह कि इमरान खान ने खुद कहा कि बराह रास्त जहांगीर तरीन के खिलाफ आप देख रहे हैं किसी का कोई एक जुमला, एक लफ्ज़ नज़र नहीं आ रहा काबीना की तरफ से। हत्ता के शहजाद अकबर साहब बकौल शेख रशीद कह के जी वो संभाल रहे हैं FIA के सारे मामलात, तो वो खुद कह रहे हैं जी मैं भी अगर होता ना, मेरे ऊपर ये एहतसाब वाली जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं भी जहांगीर तरीन के साथ जाता। तो ये खौफ तो है इमरान खान साहब को कि उनकी हुकूमत जहांगीर तरीन कभी भी गिरा सकते हैं। देखिए अभी नौबत हुकूमत गिराने तक नहीं आई, लेकिन बहरहाल वो दबे लफ्ज़ों में यही कह रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। ना तो पीपल्स पार्टी से रब्तों के हवाले से कोई ऐसी बात है कि कोई इस तरह का वो ग्रुप बना रहे हैं या पीपल्स पार्टी से वो इलाक़ कर रहे हैं या पीपल्स पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। इस हवाले से जिस दिन ये शाला रज़ा साहिबा का ट्वीट आया था, उसी वक्त उसके चंद मिनट बाद ही जहांगीर तरीन साहब ने सख्ती से उसकी तरदीद कर दी थी। इससे पहले भी जब जहांगीर तरीन लंदन गए थे तो उस वक्त भी ये नून लीग की जानब से इस तरह की बेपरखियाँ उड़ाई गई थी कि नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है, नून लीग से उनके राब्ते हैं, नून लीग में शामिल होने के हवाले से खबरें आई। उसके बाद ये पीपल्स पार्टी वाला दूसरा शोशा छोड़ा गया। तो मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो इस हवाले से कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे कोई पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करे। ये उनके साथी हैं, वो एक एहतजाज कर रहे हैं पार्टी के अंदर रहते हुए। और जिस तरह इसाक खाकवानी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि 5-6 दिन तक हम इनको दे रहे हैं और उसके बाद फिर सब कुछ हम चीज़ें सारी सामने लाएंगे। तो बहरहाल बार बार इमरान खान साहब को उनके जो पार्लियामेंटेरियन उनकी जानब से डेडलाइन दी जा रही हैं। अब इमरान खान साहब जो, आपको क्या लगता है, शहजाद अकबर साहब हर दफ़ा आकर कह देते हैं कि नहीं सबके खिलाफ हो रही है कार्रवाई, दीगर लोग भी कहते हैं, तो बाकियों के अभी तक हम उस तरह FIA के चक्कर नहीं देख रहे, नैब के चक्कर नहीं देख रहे या अदालतों के चक्कर नहीं देख रहे। हत्ता कि अभी ये खबर आई कि FIA ने माना है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ जो जाली अकाउंट्स वाला मामला बनाया गया था उसके कोई शवाहिद नहीं मिले। तो ये अजीब बात नहीं है कि केसेस बना दिए हैं, तो इस तरह तो बाकी केसेस भी कमज़ोर हो जाएंगे जहांगीर तरीन के खिलाफ। देखिए यही बात है, इसी बात को बुनियाद बनाकर जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ 3 अब तक FIR दर्ज हो चुकी हैं। उनकी जानब से, उनके साहबजादे की जानब से या उनकी जो दीगर जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी जानब से ज़मानतें करवाई गई हैं, उनकी जानब से FIA में पेशियाँ भुगती गई हैं। लेकिन दूसरे जो ग्रुप हैं, जिस तरह शहजाद अकबर साहब भी कह रहे हैं कि 30 से 40 शुगर मिलें, कभी वो कह रहे हैं 60 से 70 शुगर मिलों ने 140 अरब रुपया बनाया, इमरान खान साहब ने कहा। तो वो 30 से 40 या 60 से 70 जो शुगर मिल के बाकी जो लोगों में से सिर्फ ये जहांगीर तरीन उनके जो साहबजादे हैं वही जो हैं उनकी पेशियाँ हम देख रहे हैं FIA में, उनके खिलाफ भी मुकदमात की FIR पे FIR हम देख रहे हैं। उन्हीं के हवाले से जो सारी खबरें आ रही हैं। तो अब दीगर इसके अंदर बहुत सारे और भी शुगर मिल मालकान हैं, उनके खिलाफ जब ये कार्रवाई एक तरफा इसी तरह यानी नहीं होगी इसी पेस के साथ, तो फिर उनकी जो बात है उसके अंदर वजन है। फिर वो बात सही कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है, हमें सिंगल आउट किया जा रहा है। और ये जो क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात है या तरीके इंसाफ की पार्टी के अंदर जो उसका मोटो है उसके ये बिल्कुल बरक्स है कि एक जो शख्स है उसकी फैमिली को जो उसको टारगेट किया जा रहा है और दीगर जो लोग हैं उनके खिलाफ जो उस तरह का वो रवैया या वो कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही जो कि जहांगीर तरीन और उनके साहबजादे के बारे में है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिस वजह से वो बार बार इमरान खान साहब को ये याद दिला रहे हैं, उनको अपनी तरीके इंसाफ, अपनी पार्टी का मौक़िफ़, और जहांगीर तरीन साहब और उनके जो साथी हैं पार्लियामेंटेरियन है जिनकी तादाद 30 से 40 के करीब है कि जनाब हमारे साथ इंसाफ किया जाए और तरीके इंसाफ के अंदर रहते हुए हम तरीके इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जहांगीर तरीन जो है उनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएँ या उनको बरी कर दिया जाए, उनको क्लीन चिट दी जाए। एक जो हल सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि बैक चैनल पर जाहिर है बातें तो हो रही हैं, इमरान खान सबको पैगाम तो पहुंचाए जा रहे हैं, बाबू डोगर साहब वो भी इससे कोई लाइल तो नहीं है। तो एक मिनिमम ये हो सकता है कि जनाब हमारी तरफ से कोई एग्रेशन नहीं होगा, जिस तरह जहांगीर तरीन के खिलाफ काबीना में से या हुकूमत में से कोई नहीं बोलेगा, अदालतों में आप केसेस का सामना करें। बाकी क्या बिगड़ गया है, मतलब किसी से कितनी कोई रिकवरी हो गई है, ठीक है नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, केसेस चल रहे हैं, बाकियों के खिलाफ भी कुछ इस तरह का तो हुआ नहीं, केसेस ही है ना वो चल रहे हैं, आपके भी चलते रहेंगे। तो हम मामला जो है वैसे एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाएंगे, मामला वैसे सुलझ जाए। ये एक मिनिमम चीज़ होगी कि जिस पर आपको लगता है कि आगे बढ़ेंगे, या ये जहांगीर तरीन से मुलाकात भी हो सकती है इमरान खान की, बाबू डोगर साहब। देखिए उसामा साहब, ये जो ग्रुप है अगले 3-4 दिन में ये थ्रेट करेगा गवर्नमेंट को कि अगर इमरान खान ने इनसे मुलाकात ना की तो ये लोग
असम्बलियों से रिज़ाइन कर जाएंगे। ये नहीं कि ये जो जहांगीर टीम के साथ जो भी ग्रुप है, अगर इमरान खान उनसे मुलाकात नहीं करते, उनकी बात नहीं सुनते, तो ये फिर असम्बलियों से रिज़ाइन कर जाएंगे। ऑफ कोर्स इसमें 9 MNAs हैं, कोई 25-26 MPs हैं। अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो मरकज़ में और पंजाब गवर्नमेंट ये दोनों गिरने का अंदेशा है। ना मरकज़ में इमरान खान की गवर्नमेंट उसके इन 9 बंदों के बगैर चल सकती है, ना ही 29 अगर MP चले तो 10 सीटों का फ़र्क है। उस पर 10 सीटों पर उस्मान बुज़दार जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो उस्मान बुज़दार की भी सरकार गिर जाती है। तो ये आने वाले दिनों में ये थ्रेट करेंगे कि जनाब अगर इमरान खान ने उनसे मुलाकात ना की, उनका मौक़िफ़ ना सुना और उनकी जो लेकिन हासिल क्या होगा मुलाकात से? क्या इमरान खान NRO दे देंगे? क्या ये समझते हैं इमरान खान से कहेंगे जी जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस खत्म कर दिए जाए? वो NRO नहीं मांगेंगे, वो NRO नहीं मांगेंगे, वो NRO नहीं मांगेंगे। वो कहेंगे कि जनाब जहांगीर तरीन के खिलाफ जो पर्चे दर्ज हुए हैं, एक न्यूट्रल टीम बनाई जाए। वो टीम जो है, चाहे वो JIT हो या न्यूट्रल टीम हो, जो उसको देखे और उस सारे केसेस को देखे कि क्या ये जो केसेस किए गए हैं, क्या ये ठीक हैं, क्या ये गलत हैं। इसको एक इम्पार्शियल, एक न्यूट्रल JIT बनी थी सर। तो JIT में और भी बड़े नाम थे साहब। JIT में कार्रवाई का कहा गया है सर। JIT में अगर कार्रवाई करनी है तो फिर सबसे पहला नाम उस्मान बुज़दार का है। सबसे पहला नाम JIT के मुताबिक उस्मान बुज़दार है, जिसने बगैर किसी तहकीक के इनको सब्सिडी दे दी। चीनी पे इनको अरबों रुपए की सब्सिडी दे दी बगैर तहकीकात के। अपनी पावर यूज की। पैसा तो नहीं बनाया, वो एक नाअहली हो सकती है, कमअक्ली हो सकती है, गलत फैसला हो सकता है, पैसा तो नहीं बनाया उसमें। पैसा तो जिन्हें बनाया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अदालतें हैं, अदालत से बेहतर क्या सालसी का फोरम है? अदालत ही है ना, वहां पर जाएं। बहुत अच्छे उसामा साहब, आप बड़ी तरक्की करेंगे। अब मुझे लग रहा है आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। आपकी सोच बड़ी बिल्कुल सही है कि एक बंदा सरकारी खजाने से अरबों रुपया 20 बंदों को बांट देता है और आप कहते हैं कि जी उसने खुद तो पैसा नहीं बनाया, सरकार को जो 107 अरब रुपए का चूना लगा दिया, उसकी खैर है। मासूम बच्चा चूसनी पी रहा था, नुक्कड़ पे बैठ के दही खा रहा था, उसने पकड़े पैसे को, ल जाओ बचो, जाके खुश हो, जाके च्युइंगम खा लेना। क्या बात है? मुझे तो लग रहा है आप प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल है, सीरियसली। नहीं सर, मैं तो सरकार इतना बेवकूफ। चले सर, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं माफी चाहता हूं। न्यूज अपडेट्स हैं जो कि ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला। अब पता नैब मुसलसल ताकुब कर रहा है मियां नवाज शरीफ का, और अब वापस तो नहीं उनको ला सके, लेकिन उनकी जायदादें नीलाम करने के लिए नैब पूरी कोशिश कर रहा है। एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दी जाएगी। अब मुख्तलिफ जायदादें हैं, मेरा ख्याल है अरबों रुपए की तो बनी जाएंगी, अगरचे बैंक अकाउंट्स की तफसील भी सामने है, उसमें तो कुछ इतना खास नहीं है। लेकिन इसके अलावा उनके शेयर्स हैं 4 कंपनीज में, उनकी एक बड़ी तादाद है। इसके अलावा उनके नाम ज़मीन है, राजी है, दीगर उनकी जायदादें हैं, और जो उनके ज़ेरे कफालत हैं उनकी जायदादें भी नीलाम करने का नैब ने कहा है। असद खरल साहब, ये बहुत बड़ा कदम है, ये हो सकेगा? पहले बात जो उसामा साहब, ये जो मैं तफसीलात उनकी पढ़ रहा था, जो कि अगर नैब कामयाब हो जाता है उसमें इनकी नीलामी करने में, और ये सारे जो फ्रीज अकाउंट जो हैं, तो ये अमाउंट जो है मेरा ख्याल है कि बहुत ही कम अमाउंट है जो अरबों रुपए के उन पर इल्ज़ाम आते हैं। हाँ, उसके मुताबिक जो नैब की तैयार करदा जो रिपोर्ट है उसमें 4 कंपनियों के अंदर शेयर है। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल में नवाज शरीफ के 4,67,950 रुपये, उदैबिया पेपर मिल में 3,43,425, उदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में 22,213, इत्फाक टेक्सटाइल मिल्स में 48,606 शेयर्स हैं, और मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स हैं। इनके 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपये मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरो हैं, 698 अमरीकी डॉलर्स हैं, और 498 बरतानवी पाउंड्स हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो सारी मिला के भी रकम जो है ये कितनी बन जाएगी। और फिर दूसरा, नवाज शरीफ उनके ज़ेर कफालत जो अफराद के नाम 1752 कनाल से ज़ायद ज़रिए राजी है, लाहौर के मौज़ा मानक में 936 कनाल, मौज़ा ये जो बड्डो किसानी में 299 कनाल, शेखुपुरा के मौज़ा मंडियाली में 14 कनाल, और मौज़ा फ़रोज़ वटवा जो है उसमें 88 कनाल राजी है। इसके अलावा मरी में बंगला है, और शांगला गली एबटाबाद में 15 कनाल का मकान, और अपर माल लाहौर में जायदाद भी है।
अब ये जो सारे फिर भी काफ़ी जायदादें हैं, इनकी तफसीलात है। पहले भी इनके आपको पता है जायदादें, इत्फाक फाउंड्री जब ये डिफ़ॉल्ट किया था इन्होंने, तो इनकी जायदादें जो है वो भाग सरकार जो बैंक के ज़ब्त कर ली, और जब बिकने का टाइम आया तो उस वक्त 4 अरब जो इन्होंने बैंक से लिया था, तो 20-25 साल तक इन्होंने नीलामी नहीं होने देते। जब भी नीलामी होने लगती थी, कोई ना कोई ख़ानदान का फ़र्द उठता था और जाके वो स्टे ले आता था। अल्टीमेटली जब इनकी अपनी हुकूमत आ गई और उसके बाद इनको पता था, तो इन्होंने जाके जनाब वो नीलामी उसकी होने दी, और 30 अरब की उस वक्त वो ज़मीन हो चुकी थी जो बैंक इंतज़ार करता रहा। उस वक्त इन्होंने मशीनरी भी निकाल ली, बेच ली। उस वक्त बैंक लॉस में था। बाद में जब ज़मीन महंगी हुई तो इन्होंने 4 अरब बैंक को दे के 26 अरब रुपए की उल्टा दिहाड़ी लगा ली। तो बैंक वालों को वही 4 अरब मिला बमुश्किल से, वो भी इसलिए कि 26 अरब इनको ज़मीन बेच के बचना था, और उसके बाद चूँकि हाउसिंग कॉलोनी बनानी थी अपने सरकारी वसाइल लगाकर। मामला ये इसहाक डार साहब का घर, आपने नीलामी की बात देखी, उसके बाद क्या वो हमने नीलाम कर लिया। इस तरह शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि नैब जिस तरह कहता है कि जनाब वो 86 जो 96 एच वाला घर है जो, और दूसरा 81 और 80 एच जो उनका घर है, वो भी वो कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से बने हैं। तो इस तरीके से उनके ऊपर भी यही इल्ज़ामात हैं। तो अभी तक हमने तो नहीं देखा कि किसी ताकतवर जो बंदा है उसकी जायदादें नीलाम हुई हों और उसको घर से बेघर किया गया। और पाकिस्तान में ऐसी रिवायत तो नहीं, शायद रियासत मदीना में इस तरह की कोई बात हो जाए। ये बड़ा सवाल है, मगर कुछ हो तो रहा है। अब शायद दुनिया बदल रही है। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है? ये बात दुरुस्त है कि जब शरीफ खानदान मुआहदा करके बाहर गया था और डिक्टेटरशिप का दौर था, परवेज़ मुशर्रफ थे, उसके बावजूद इनकी दौलत में कई गुना इजाफा हो गया, सारी जायदादें वापस भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अब इमरान खान साहब हैं, वो तो जहांगीर तरीन को नहीं छोड़ रहे। तो क्या आपको लगता है कि नैब अब पहले से ज़्यादा मजबूत है और ये जायदादें नीलाम हो सकेंगी? पता नहीं, खौफ से कोई आएगा भी इस नीलामी में शिरकत करने या नहीं, ये अलग सवाल है। और इसहाक डार साहब की मिसाल सामने है, अभी मरीम साहबा चली गई हैं कि जी ये तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, कोई जब्त नहीं हो सकती। तो ये हो सकेगा? उसामा साहब देखें, इनके पास बड़े तगड़े वकला की एक टीम है। ये वो वकला हैं जो उनको हर जगह बचाते हैं, चाहे वो नैब की केसेज हों, चाहे कुछ और हो। देखिए किस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ को यहाँ से निकाला और बाहर भिजवा दिया। मरियम जो है वो घर बैठी हुई हैं। किस तरह से शहबाज शरीफ को भी आलमोस्ट वो बेल ले गए हुए थे, वो तो फिर एंड पे एक मसला हो गया। बल अब वो आगे केस चला गया है, तो वो तो खैर केस जो भी होगा, उसका फैसला जो भी होगा वो बात की बात है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनके किसी भी एसेट की नीलामी होगी। अभी तक मुशर्रफ दौर में देख लें, फिर पार्टी के द्वार आए, आज तक इनके किसी एक प्रॉपर्टी की नीलामी नहीं हो सकी। तो अब भी मुझे ये पॉसिबल नहीं लग रहा। हाँ, ये देख लीजिएगा, हाई कोर्ट से ये स्टे ले लेंगे, इसके खिलाफ कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकालेंगे जिससे कि वो स्टे हो जाएगा। मतलब उनके केसेस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऐसे गुडमुड हुई हैं कि उसमें अब्बास जो है उनके बच्चों की भी प्रॉपर्टियां बीच में शामिल हैं, उनके शेयर्स भी शामिल हैं। वो कोर्ट में चले जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी तो जनाब इसमें हमारा भी शेयर है, ये किस तरह से आप इसको नीलाम कर सकते हैं। ये माजी में हो चुका है। ये जो खल साहब जो बात कर रहे हैं, ये जो इनकी यहाँ पर मिल थी कोट लखपत में जो मिल थी, वो उसमें हसन अब्बास जो थे और शहबाज शरीफ जो थे, वो नवाज शरीफ ने प्लेज करवाई हुई थी। हसन अब्बास और जो शहबाज शरीफ थे वो कोर्ट में चले गए। उन्होंने कहा कि ये तो तीनों भाइयों की प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, ये खाली नवाज शरीफ किस तरह से प्लेज करवा सकते हैं। तो वो अल्टीमेटली वो नहीं सेल होने दी उन्होंने, और बैंक का ना उन्होंने लोन दिया ना प्रॉपर्टी दी। और बाद में जब पता चला कि वो ज़मीन की वैल्यू जो है वो 36 अरब हो गई है, जबकि बैंक जिसके पास ये प्लेज की हुई है उसको सिर्फ 4 अरब रुपया देना है, तो उन्होंने फिर उसका सूद माफ़ करवा के वो 4 अरब रुपया दे के 36 अरब की वो प्रॉपर्टी बेच दी। तो ये तो इनका तरीक़ाकार है। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि ये किसी भी तो सूरत में ये नीलाम होगी। इसी तरह से चलता रहेगा, कोर्टों में केस चले जाएंगे, आगे स्टे मिल जाएंगे, मज़ीद कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाएंगी। जिस तरह इसहाक डार साहब का हुआ कि उसमें उनकी बीवी ने कहा जी इसहाक डार की प्रॉपर्टी है लेकिन इसमें मेरा भी शेयर है, और सॉरी वो कोठी है ही बीवी के नाम पर थी, तो इसहाक डार साहब के नाम पर थी नहीं, इसलिए चूँकि वो बीवी जो है उस पर तो कोई केस नहीं आती। जी तो मुझे फिर ये समझ नहीं आती असद खलल साहब के शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, उनका यह बयान अभी हाल ही में हुआ, बड़ा चर्चा हुआ उसको, तो क्या ना मुल्क में इंसाफ है ना अदालतें इंसाफ कर रही हैं। ये शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि कोई यहाँ पर इंसाफ नहीं हो रहा।
तो इसके बावजूद शिकायत है कि आप भी कह रहे हैं और बाबर डोगर साहब भी कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं होगा, स्टे आ जाएगा या ये नहीं नीलाम हो सकेंगी, माजिद में देखा है। तो और किस तरह, कितना रिलीफ चाहिए फिर, और कि कब ये अदालतों को शाहिद खान अब्बासी साहब को किस तरह का इंसाफ चाहिए कि आज नैब के उनके ऊपर केसेस हैं और वो घर बैठे हुए हैं, आराम से आज़ाद फिर रहे हैं, ज़मानतें उनकी होती हैं, सारे मामलात उनके आज़ादाना फिर रहे हैं, और फिर भी वो अगर अदालतों के ऊपर इस तरह की बात करते हैं तो फिर इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। हमजा शहबाज हैं, उनके ऊपर अरबों रुपए के इल्ज़ाम हैं, वो बाहर हैं। जरदारी साहब जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम हैं, वो बाहर हैं। जितने भी ताकतवर जो मुझे लगता है ना, मुझे ये लगता है कि ये एक सियासतदान ये सारे चाहते हैं कि हम जितना मर्जी लूटें, राज्य के लूटें, हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठाए। नैब जो है, नैब का काम है हम जैसे कीड़े मकोड़ों को पकड़ना, आम लोगों को पकड़ना। ये जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं बेचारे, इनको उठा लिया कि कोई ग्रेड 20 में है, कोई 18 में है, कोई छोटा मोटा कारोबारी, इसको उठाए, जूते मारे, छितर मारे, इसको अदालतों में जलील करे, रुसवा करे। ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, इनको कोई हाथ ना लगाए, इनकी तरफ कोई उंगली ना उठाए। ये बैंकों का पैसे लेके खा जाए, ये सरकारी ज़मीनें बेच के खा जाए, ये जनाब सरकारी एसेट बेच के खा जाए, ये जिस चीज़ मर्जी चीज़ पे कब्जा कर लें, ये बड़े बड़े कमीशन अरबों खरबों के खा जाए। नैब इनकी तरफ उंगली ना उठाए। ना जरदारी साहब चाहते हैं कि नैब मेरी तरफ उंगली उठाए, ना नवाज शरीफ चाहता है, ना शरीफ फैमिली ये चाहती है, ना शरीफ ख़ानदान या इनके नून लीग के बड़े बड़े लोग हैं ये चाहते हैं। जब भी नैब किसी की तरफ हाथ उठाएगा वो सियासी इंतकाम हो रहा है, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हैं, चाहे वो एहसन इकबाल हैं। जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का तो बुनियादी तकाजा ये है कि जनाब आप खुद बताएं कि आपके पास कितने पैसे हैं और आपकी आमदनी से जो ज्यादा पैसे वो इलीगल। लेकिन हुकूमत ये कहती है पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमने 500 अरब रुपए से ज्यादा के असासे वागुजार करवाए, सरकारी जमीन पर कब्जे छुड़वाए, उसमें साबिक वज़रा के नाम हैं, खुर्रम दस्तगीर के वालिद का है जी, पेट्रोल पंप और सिनेमा। इसी तरह मियाँ जवेद लतीफ़ से इन्होंने ज़मीन कराई है, कई और लोगों से कोई सरकारी ज़मीनें, कोई ज़र राजी, कोई कमर्शियल प्लॉट। वो तो कहते हैं कि अभी ये खोखर बरादरान से कितनी ज़मीन ये कहते हैं जी हमने छुड़वाई है जो बेनामी थी। ये काम तो किए हैं, पूछे ये ज़मीनों पे फिर कब्जे हो जाएंगे, कल ये गवर्नमेंट चेंज होगी फिर कब्जे कर लेंगे। आप अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत की इस तरह की ड्राइव निकालेंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े आपको इश्तिहारात आएंगे। ये एक फिगर है, वही ज़मीनें वहाँ पे रहती हैं, एक फॉर्मेलिटी होती है, कागजों में रिट्रीव हो जाती है। सर गवर्नमेंट ने फिगर्स दिए हैं, फिगर ही होते हैं, लेकिन वो उन्हीं के पास रहती है, नहीं की थी गवर्नमेंट उसका मुसर्रफ करती, गवर्नमेंट उसको जब इस्तेमाल ही नहीं करेगी, उसको दोबारा सस्टेन नहीं करेगी प्रॉपर्टी को, तो दोबारा वही उन्हीं लोगों के हाथों चली जाती है। अब ये जिस तरह आपने देखा खबरें ये भी आई थी कि खोखर बरादरान के महलात गिर गए हैं, तो अब जाके देखिए कि कौन सा माल वहाँ पे गिरा हुआ है। इसी तरीके से ये जो फिगर आते हैं ना, ये फिगर ज़रूर है, ये एक कागज़ों के अंदर दिखा देते हैं जनाब इतनी अरबों रुपए की इतने एकड़ ज़मीन हमने वागजार करा ली। एक्चुअली वही लोग हैं, गवर्नमेंट इसको दोबारा सस्टेन करती नहीं है, वही दोबारा कब्ज़ा कर लेते हैं कुछ देर के लिए, 2-4 माह के लिए, ठीक है, एक फार्मेलिटी के तौर पर गवर्नमेंट समझती है कि हमने ये वापस ले ली। जब तक वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे, उस ज़मीन को आगे उसका मुसर्रफ नहीं करेंगे, दोबारा कब्ज़ा ग्रुपों के हाथों में चली जाती है। और ये कई दफ़ा हो चुका है, ये कई दहाइयों से यही ज़मीन बार बार रिट्रीव होती है, हर हुकूमत क्रेडिट लेती है, उसके बाद वो हुकूमत चली जाती है या उसी हुकूमत के दौरान ही दोबारा कब्ज़ा ग्रुप उसी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े कर लेते हैं, सरकारी ज़मीनों के ऊपर। तो ये पहली मरतबा नहीं हो रहा, ये नून लीग भी इस तरह आपने देखा बड़े बड़े दावे किए शहबाज शरीफ के दौर में कि हमने इतने से अरब की ज़मीन जो है वो वागज़र कराई, और बहुत सारी उस वक्त उन्होंने ज़मीनें बेची भी थी, फ़रोख्त भी की थी बाकायदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे, और इस तरह मुख्तलिफ़ कस्बों और शहरों के अंदर बहुत सारी सरकारी ज़मीन जो है उस वक्त नीलाम भी की थी। तो ये हर दौर में होता है। मामला ये है, फ़ायदा तब है कि ये ज़मीन जो गवर्नमेंट वापस लेती है कब्ज़ा ग्रुपों से, उसको किसी न किसी इस्तेमाल में लाए। जब तक उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा, ये खुली छोड़ दी जाएगी, नीलामी में तो कोई नहीं आएगा। आप लोगों ने इतना डरा दिया, आपने और बाबर डोगर साहब ने, कि अब नवाज शरीफ की अगर कोई जगह, जो कोई ज़मीन, कोई घर, कोई प्रॉपर्टी कोई नीलाम होती है तो फिर छीन लेंगे नवाज शरीफ आकर। तो इसलिए लोग खौफजदा ही शायद हो जाते हैं, तो वो हुकूमत के पास, सरकार के पास ही रहती है, तो फिर आके दोबारा ले ली जाती है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन आ चुके हैं और बड़े बड़े मंसूबे लेकर आए हैं जी, तरक्की के लिए, माशी मसाइल का हल लेकर आए हैं। क्या वो कह रहे हैं आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला।
अब पता चला। शौकत तरीन साहब नए वज़ीर ख़जाना बन चुके और उसके बाद उन्होंने इमरान खान से जो मुलाकात की है अब उसके चर्चे हैं। उन्होंने पूरी एक ब्रीफिंग ली है, इदारा शुमारियात से भी ली है और अहम लोगों से मुलाकात की है। पूरा वो प्लान लेकर आए हैं किस तरह से महंगाई को कंट्रोल करना है। उन्होंने कहा है कि जी डाटा इसमें बहुत अहम होता है कि चीज़ें कितनी हैं, कब आ रही हैं, इसलिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जी फिलहाल तो सारी तवज्जो अब बजट की तैयारी पर है, उस पर काम शुरू कर दिया है। 11 साल बाद मैं वजारत ख़जाना में आया हूँ, 2 घंटे उन्होंने आते ही ब्रीफिंग ली है। इसके अलावा इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है इसमें हमारे माशियात भी शामिल थे, सिर्फ शौकत तरीन नहीं थे, दीगर लोग भी थे, इनमें वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर भी थे और लोग शामिल थे। तो ये तैयारी हो रही है। बाबर डोगर साहब आप तसल्ली रखें, परेशान ना हो, नए वज़ीर ख़जाना आ गए हैं और पूरा प्लान लेकर आए हैं किस तरह से महंगाई कंट्रोल करनी है। ग्रोथ वो कहते हैं कि मैंने आगे लेकर जानी है, ऊपर लेकर जानी है, यानी माशी तरक्की की तरफ जाना है। मईशत तरक्की करेगी तो रोज़गार के मौके खुद ही पैदा होंगे, गुर्बत ख़त्म होगी। और फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मैं 35 साल से जानता हूँ शौकत तरीन को और वो शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर में का भी हिस्सा रहे हैं। तो इत्मीनान इमरान खान साहब को इनको हासिल है। अब ये आखिरी यानी समझ लें उन्होंने खिलाड़ी मैदान में उतार दिया है मईशत के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, क्योंकि अब ये फाइनल पावर प्ले चल रहा है। देखिए उसामा साहब, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरे पास बेहतरीन वज़ीर ख़जाना है और उसने अपना होमवर्क सारा कंप्लीट किया हुआ है। यानी कि असद उमर ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया हुआ है और बेहतरीन, उससे ज़्यादा फाइनेंस को जानने वाला बंदा कोई नहीं है। और वो शैडो कैबिनेट जो थी इमरान खान साहब की, उसमें भी वो वज़ारत ख़जाना ही पर काम करते रहे हैं। जब खान साहब की गवर्नमेंट आई तो 6 महीने में असद उमर साहब एक्सपोज हो गए। उसके बाद जनाब हम शेख साहब को लाया गया। शेख साहब जो थे वो भी बड़े बड़े हफीज़ शेख साहब दावे करके आए कि जनाब मैं जनाब IMF से ये ले आऊँगा, वो कर दूँगा, मुल्क में डॉलरों की बहुतात हो जाएगी। और 6 महीने वो भी चले। 6 महीने के बाद आप देख लें कि वो भी एक्सपोज हो गए कि महंगाई बढ़ गई, कर्जे बढ़ गए। फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा जी नहीं, अब दोबारा इलेक्टेड बंदा आएगा, हमारी पार्टी का बंदा आएगा, उसको प्रायोरिटीज सेट होंगी, अब लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। इलेक्टेड बंदे को पता है कि किस तरह से लोगों को जवाबदेह होना है। उस पर हमाद अज़हर साहब को लाया गया, उनको 18 दिन के बाद चेंज कर दिया गया। अब शौकत तरीन साहब आ गए हैं तो शौकत तरीन साहब भी वही नारे लगा रहे हैं। मैं थोड़े से स्टैट्स आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि जनाब IMF का सूद देने के बाद और NSC अवार्ड में सूबों को उनके पैसे देने के बाद हमारे पास बिल्कुल कोई ऐसे पैसे नहीं बचे जिससे कोई डेवलपमेंट का काम करवाया जा सके। ये प्राइम मिनिस्टर खुद मान रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब 11 करोड़ आबादी का सूबा है। 2017 में जो इसका डेवलपमेंट का बजट था, तरक्याती बजट था, वो था 650 अरब रुपया। अब 4 साल हो गए हैं। 2021 में होना तो ये चाहिए कि डेवलपमेंट का जो बजट है कम से कम 800 अरब तो होना चाहिए उस रफ्तार से। आपको पता है कि पंजाब का डेवलपमेंट का बजट क्या है इस वक्त? NSC वार्ड में पंजाब को जो डेवलपमेंट का हिस्सा मिल रहा है वो 220 अरब रुपया है, जिसमें से हार्डली 100 अरब रुपये की यूटिलाइजेशन हो सकी है। आप मुझे बताएं कि पंजाब जैसा बड़ा सूबा जहाँ पर PTI को मेजोरिटी मिली, जिसकी वजह से PTI गवर्नमेंट में गई, उसको पैसे देने के लिए तो है नहीं है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट है नहीं है। अगर गवर्नमेंट जो है उसका ये जो तरक्याती बजट होता है ये ट्रिकल डाउन होता है। सड़कें बनती हैं, नालियाँ बनती हैं, जनाब बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम होते हैं सरकारी, और उससे आम लेबर को रोज़गार मिलता है, बिजनेस चलता है, पहिया चलता है। वो डेवलपमेंट का बजट तो है नहीं है। अब शौकत तरीन साहब के पास क्या गिदड़ संगी, कहाँ से पैसे लेके आएंगे? जो सूद के पैसे देने के बाद इनके पास कहाँ से पैसे आएंगे कि ये जनाब उससे बड़े बड़े डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम लेके आएंगे, ये गुर्बत दूर करेंगे, ये बेरोज़गारी जनरेट करेंगे, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को चला देंगे, ये एनर्जी सेक्टर को चला देंगे? किस तरह से पैसा कहाँ से आएगा? सवाल तो ये, जबकि प्राइम मिनिस्टर खुद हर तकरीर में ये कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है। में टैक्स इस्लाहात आएंगी। उन्होंने FBR के लोगों से, मैं आपको खबर दे रहा हूं, उन्होंने मुलाकात कर भी ली है, FBR में जाके ब्रीफिंग ले भी ली है, बल्कि उन्होंने हलफ उठाने से पहले शायद ये काम कर लिया था। अब मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें जनाब। इससे पहले जो FBR के वो हेड आए थे, मुझे नाम भूल गया उनका, वो जो छोड़ के चले गए हैं जी, उनको भी वो भी टैक्स इस्लाहात लेके आए थे और उन्होंने कहा था जी कि टैक्स रेवेन्यू के जो अहदाफ है उनको बढ़ाएंगे। और जब ताजिर बरादरी से टैक्स मांगा गया, जब बड़े बड़े मगरमच्छों से टैक्स मांगा गया जिनको आदत नहीं है टैक्स देने की, जिनको ये टैक्स का नाम ही सुनना ही बड़ा नागवार गुजरता है, तो आपकी इकोनॉमी का पहिया एकदम रुक गया, आपकी बल्कि बड़ा स्लो हो गया। लोगों ने सारा पैसा बाहर निकाल लिया
उसके बाद फिर ये एहसास हुआ कि यार ये तो बड़ा गलत किया। जो डार्क इकोनॉमी है, जो शेडो इकोनॉमी है, वो भी उतनी अहम है जितनी ये है। तो रेगुलर इकोनॉमी इसको पैरेलल दूसरी इकोनॉमी को चलने दें। इस तरह से टैक्स नेट में लाने की कोशिश करेंगे तो वो पहिया रुक जाएगा। फिर दूसरी पॉलिसी आ गई कि ना टैक्स नहीं मांगना किसी से, चलने दे, पहिया चलना चाहिए। आपका मतलब ये अब दोबारा टैक्स मांगेंगे, फिर बिजनेसमैन जो है वो बड़े बड़े बैंकों से पैसा निकलवा लेंगे, इकोनॉमी से पैसा निकालेंगे ताकि उसका पहिया फिर सही कह रहे होंगे। लेकिन आप तो मुझे बिल्कुल भी पूरी उम्मीद नहीं लग रहे शौकत तरीन से। अब मैं असद खरल साहब, आप यकीनन कुछ तो खुश होंगे कि ये देखिए ना, ये नहीं है कि एक खिलाड़ी एक पोजीशन पे नहीं परफॉर्म कर रहा जिस भी वजह से, या उसने बहुत ही गलत शॉट खेल दिया है। फर्ज कर लें हफीज़ शेख साहब ने IMF की शराइत मान ली, शौकत तरीन साहब ने ये बात कही है कि बिजली की कीमत तो हम किसी सूरत नहीं बढ़ने देंगे। जो वादा कर गए हफीज़ शेख साहब को तकरीबन 5 रुपये का 4 रुपये 95 पैसे बिजली की कीमत बढ़ानी है, इन्होंने कह दिया है कि जी ये तो किसी सूरत नहीं होगा, बिजली कीमत नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, हमने देखना है कि अब ये जो सर्कुलर डेट बन रहा है कि हम बहुत दुनिया में सबसे महंगी बिजली बना रहे हैं और कुछ कम पैसों पर हमें आगे देनी पड़ रही है, तो वो जो हमें इसमें आ रहा है डेफिसिट, ये हमने कहीं और से पूरा करना है। तो शौकत तरीन साहब कुछ फैसले लेने की कोशिश तो कर रहे हैं। आखिर वो कह रहे हैं 49 साल मेरा तजर्बा है, मैं बताता हूं एक ही हल है मईशत अगर आपने ठीक करनी है, सिर्फ एक हल है, वो है GDP ग्रोथ को कम से कम 6 से 7% तक लाना होगा। नवाज शरीफ के दौर में 5% तक थी, तो वो 6 से 7% पर माशी ग्रोथ को ले जाना चाह रहे हैं, ये उनका प्लान है। तो आप कुछ तो उम्मीद दिलाएं। उसामा साहब, जिस बंदे से अपना बैंक चल नहीं सका उसने मुल्क क्या चलाना है। बाकी ये है कि दावे हैं, बढ़के हैं, जो आपने कहा ना, ये आखिरी उन्होंने अपना खिलाड़ी उतारा है मैदान में। एक तो ये है कि ये लफ्ज़ जो आप वापस ले लें, बेहतर यही है, क्योंकि चौथा खिलाड़ी है और वज़ीर कितने आने ये मैं कुछ नहीं कह सकता। 1 आए, 2 आए, 3 आए, कितने भी आ सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब फौरी तौर पर जो भी 7-8 बैट्समैन होते हैं आजकल टीमों में, जो बंदा भी आता है इमरान खान साहब फौरी तौर पर उसको सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं जनाब कि ये बंदा बड़ा ज़बरदस्त है और मैं इसको जानता हूँ। और ठीक 6 महीने बाद, 5 महीने बाद पता ये चलता है कि जनाब बंदा वो मंजर से गायब हो जाता है। तो मामला ये है कि ये जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा जी मैं 5-6 रुपये जो बिजली की कीमत है वो नहीं बढ़ने दूंगा और सर्कुलर डेट जो है वो उसको कम किया जाएगा। अब वो कैसे कम हो जाएगा? उसामा साहब वो बहुत ताकतवर माफिया है, आप उससे, ये शौकत तरीन साहब उससे नहीं लड़ सकते। आपने कितना IPP माफिया के खिलाफ इमरान खान ने बात की कि हम, एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर बताया गया कि 5000 अरब रुपए की इन्होंने चोरी की है। क्या 5 रुपए भी किसी से आपने लिए? फिर इन्होंने कहा था जी वो IPP मान गई हैं, कुछ IPP ने कहा जी हम रिवाइज कर लेंगे रेट, कुछ भी नहीं हुआ, सब ड्रामे हैं। अभी भी सर्कुलर डेट की वही सूरत हाल है, अभी भी वो कैपेसिटी चार्जेस और जो नए जो मुआहदे हुए हैं उसके बाद भी देखिएगा उन्होंने किसी और तरीके से वही बेनिफिट ले लिया और मुख्तलिफ रूप या मुख्तलिफ शक्लों में आके वो गवर्नमेंट को लूट रहे हैं। तो मामला ये है कि जो GDP ग्रोथ की आप बात कर रहे हैं कि 6 से 7%, अगर GDP ग्रोथ 6 से 7%, उसामा साहब आपको भी वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया जाएगा 7% GDP ग्रोथ पे, तो फिर तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो मतलब बात यह है कि पहले तो उस तक लेके जाना जो है वो बात है, तो क्या उस तक लेके जाएंगे? नवाज शरीफ साहब जो है उनके दौर में 5% तक गई थी। 4 साल के बाद पाकिस्तान के ज़र मुआवजा के ज़खायर 23 अरब डॉलर से ऊपर चले गए हैं। टैक्स जो है कलेक्शन पहले से बहुत बेहतर हो गई हुई है, रिकॉर्ड बना है 1 महीने का कि जी टैक्स पहले से FBR ने ज्यादा इकट्ठा किया। तो फिर पिछले वज़ीर ख़ज़ाना को क्रेडिट दे दें, फिर तो उनको उसामा साहब, अगर ये इंडिकेटर सारे इतने पॉजिटिव जा रहे हैं, हाँ जी जी, अगर इंडिकेटर इतने ही जरूरत है उससे कम जरूर है, जितने अच्छे इंडिकेटर आप बता रहे हैं, तो फिर उन वज़ीर ख़ज़ाना को भेजने की क्या जरूरत थी? फिर उन्हीं को आगे चलाया जाता। तो ये उससे ज्यादा मुझे तो नहीं लग रहा। इतनी महंगी करवा दी तो अभी IMF की शर्त मान ली, गैस भी महंगी होगी, बिजली भी महंगी होगी, पेट्रोलियम की मसरूआत के अंदर भी इजाफा हो गया। देखें IMF उस वक्त तक कर्जा आपको नहीं देगा। IMF ने कर्जा आपको तब देना जब आपने उसकी शर्तें माननी है, उसकी शर्तें नहीं मानेंगे वो आपको कर्जा नहीं देगा। हाँ, अगला कर्जा हो सकता है वो रोक लें। तो वही बात है। क्लोजिंग रिमार्क्स, आपको नहीं लगता कि वो कह रहे हैं कि मैं बिजली महंगी नहीं करूंगा तो नहीं करेंगे?
और IMF से दोबारा बात हो सकती है कि देखिए हमने टैक्स कलेक्शन पहले से बेहतर कर लिया है, हम इस तरह से करेंगे, हम जो सिक यूनिट्स हैं जो सफ़ेद हाथी बने हुए हैं उनको हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम वहाँ से पैसा इकट्ठा कर देंगे। उनको तो पैसा चाहिए ना IMF को कि जी हमारा कर्जा आप कैसे वापस करेंगे, आप टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, आप कर्जे कैसे, उनको बता दें आपके जी ये देखेंगे हमने सलीम वादा के ज़खायर पहले से बढ़ा लिए, टैक्स कलेक्शन पहले से बेहतर है, हम इस तरह प्राइवेटाइज कर रहे हैं, वहाँ से पैसा आएगा आपको देंगे। तो हो सकता है कि बिजली महंगी ना हो तो ये इनको क्रेडिट देना पड़ेगा आपको। अगर बिजली को मतलब वादा करके IMF से लिख कर देकर अगर वो दोबारा मना लें तो इससे बड़ी क्या बात है। उसामा साहब, वैसे मैं उनको मशवरा दूंगा कि वो आपको ज़रूर कंसल्ट करें, तरीन साहब को, कि आपसे ज़रा सीखें कि किस तरह से IMF से निगोशिएट करना है और किस तरह से अपनी टर्म्स मनवानी है। हालांकि IMF जो है वो जब कर्जा देता है तो पहले से सेटल्ड जो चीज़ें होती हैं उसी की बुनियाद पर कर्जा देता है और फिर आप प्रेशर डालता रहता है कि उसने अपनी रिकवरी करनी है, तो प्रेशर तो रहेगा। अल्लाह करे जो आप बातें कर रहे हैं वो IMF को मनवा लें और किसी तरह से जो रिलीफ है वो लोगों तक पहुंच जाए। मुझे इसकी तवक्को बहुत कम है। बहुत शुक्रिया आपका बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब। मैंने तो बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से ये आप के अंदर उम्मीद पैदा हो जाए और लोगों को भी आप उम्मीद दिला सकें कि नए वज़ीर ख़जाना आए हैं, कुछ बेहतर होगा। तो बहरहाल देखते हैं, चंद दिनों में पता लग जाएगा। ख़ासतौर पे अब ये बजट जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला इम्तिहान बड़ा उनका वही है। देखते हैं बजट में क्या होता है, टैक्स की सूरत हाल कैसे होती है, क्या बताया जाता है कि वाकई बिजली गैस ये चीज़ें क्या महंगी हो रही हैं या महंगाई पर वो कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। और ग्रोथ जिसकी वो बात कर रहे हैं कि जी जो इस वक्त तकरीबन 3% पर है, जो कि स्टेट बैंक कह रहा है, बाकी दुनिया कहती है शायद 1.5 से 2% पर है आलमी दार, लेकिन 3% पर गवर्नर स्टेट बैंक से वो मुतमईन है और वो कहते हैं जी अगले साल 4% पर चली जाएगी ग्रोथ। तो वो 5 से 7 बल्कि 7% तक कैसे ले जाएंगे अभी चंद हफ्तों में या महीनों में पता लग जाएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।